हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कविट क्लास ऑनलाइन। आई एम रविंद्र शर्मा। तो देखिए बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्रैश कोर्स। ठीक है। तो आज हमारा जो क्रैश कोर्स का कौन सा डे है? आज हमारा है पहला डे। ठीक है। सो आज हमारा क्या है? क्रैश कोर्स का पहला दिन है और हमें जो पूरा क्रैश कोर्स है, हमने 100 दिन की एक लिमिट मान के हम लोग क्या कर रहे हैं? इस क्रैश कोर्स को कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि आपका क्लास 11th का है। ठीक है। तो 11th का आप कर रहे हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ अ लाइफ। सो देखिए, अगर बात करते हैं इस क्रैश कोर्स के बारे में, तो इस क्रैश कोर्स में आपको अपने साथ क्या रखनी पड़ेगी? आपको एनसीईआरटी को अपने साथ रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आप एनसीईआरटी अपने साथ रखोगे, यहाँ पर हम लोग मार्किंग करते हुए चलेंगे एनसीईआरटी में, और जो भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल है, ठीक है, जो सब मेरे को देना है वो मैं आपके लिए यहीं पर ही मेंशन करता चलूंगा, और आप भी क्या करोगे? उसको नोट करते चलोगे। फिर चाहे आप अपनी किसी एक नोटबुक बना सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी में ही सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ओके। सो देखो, अगर हम बात करते हैं तो क्या कहती है एनसीईआरटी आपकी? तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पेज को। सो एनसीईआरटी कहती है डेट ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है आपके किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सम सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है। एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। सो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होगा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपके सिंगल सेल के बने हैं, और उन्हें क्या कह दोगे आप? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह दोगे। वहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपके काफी सारे सेल्स से मिलकर बने, उन्हें हम लोग क्या कह देंगे? उन्हें हम लोग कह देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर ये बात बताई है कि भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, किससे बना है? सेल से बना है। अभी आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और ये आपका मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो यूनिसेलुलर में जैसे आपने किसा पढ़ा है? यूनिसेलुलर में आप पढ़ के आए हैं किसके बारे में? जैसे आपको यूनिसेलुलर में हो जाएगा बैक्टीरिया, क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्या है आपका? अगली हेडिंग है आपकी व्हाट इज अ सेल। तो व्हाट इज अ सेल पे जाने से पहले थोड़े सा यहाँ पर अब आप नोट करना चालू करेंगे अपनी एनसीईआरटी में। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आप नोट करेंगे, जैसे कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक टर्म साइटोलॉजी। ठीक है। एक टर्म ध्यान रखोगे, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और ये साइटो शब्द जो है ये किसके लिए रहेगा? आपका सेल के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है। सेल के अध्ययन को या फिर सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है भाई? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं भाई? तो आप ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। और कौन सी ईयर में करी थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? सेल की डिस्कवरी की थी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी? सेल की डिस्कवरी की थी। और साथ साथ आप ध्यान रखेंगे, और इन्होंने कौन से सेल, कैसा सेल देखा था? इन्होंने देखा था डेड सेल। ठीक है। तो पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी? डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कौन सी ईयर में करी थी? 1665 में करी थी। और किस में करी थी? तो आप बता दोगे इन्होंने क्या करा था? जो कोर्क होता है ना, उसको देखा था। ठीक है। कोर्क को आप ऐसा समझिए, पहले क्या होता है एक्चुअली, जो बोटल्स होती थी उनके स्टॉपर जो बनते थे ना, किससे बनते थे? कोर्क के बनते थे। और कोर कैसा है? आपका एक डेड टिश्यू है। ओके। तो चलिए, अब आपसे एनसीईआरटी कहती है व्हाट इज अ सेल। तो आप बता सकते हैं दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। ये होता है आपका सेल। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि सेल क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। अब देखिए, अगर एक सिंगल सेल भी है, ठीक है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर एक सिंगल सेल भी है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, जो कि हम उसको क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। सो यहाँ पे एनसीईआरटी आपसे कहती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो भी अगर आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, तो वो दो चीजें दिखाएगा। पहला क्या दिखाएगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को दिखाएगा। और क्या दिखाएगा? दूसरी चीज क्या दिखाएगा? परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। ठीक है। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सिंगल सेल का ही बना है, तो वो दो प्रॉपर्टी तो दिखाएगा दिखाएगा। एक तो दिखाएगा इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, और आपका इसके अलावा क्या दिखाएगा? वो अपना एसेंशियल परफॉर्म करेगा। ठीक है। और देखो, तो हम क्या कहेंगे भाई? क्या है? ये सेल है। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living.
Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of a living organism. ये बात मैंने आपको बता दी कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद आपको बता रखा है किसके बारे में, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में। सो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में कहा है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक was okay was first show and describe the life cell। ओके, सो लिविंग सेल की डिस्कवरी पहली बार किसने की थी, आप कह सकते हो पहली बार किसने बताया था इसके बारे में, तो बताया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, किसने बताया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने बताया था। और कौन से ईयर में बताया था, ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे 1683 में पहली बार। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाता हुआ जा रहा हूँ, पहली बार लिविंग सेल की खोज की थी, या फिर हम कह सकते हैं पहली बार खोज तो नहीं कहना चाहिए, कि पहली बार लिविंग सेल किसने देखा था, आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा था। और इसके पीछे एक कहानी है, कहानी में आपको सुना देता हूँ। सो एक्चुअली क्या हो रहा था कि अगर बात करते हैं एंटोन वोन ल्यूवेनहुक की, तो ये पेशे से क्या थे, पेशे से ये केमिस्ट थे, और इनके पास क्या था उस जमाने का वेल डिफाइन आप कह सकते हैं क्या था, माइक्रोस्कोप था। देखिए पहले माइक्रोस्कोप का ऐसा था, ज्यादातर रिसर्च जो हुई, चाहे वो आपकी रॉबर्ट हुक ने करी हो या फिर एंटोन वोन ल्यूवेनहुक ने करी हो, इनके पास क्या थे, माइक्रोस्कोप अच्छे थे, मतलब इन्होंने उस समय माइक्रोस्कोप ज्यादातर खुद ही बनाए जाते थे, मतलब ये लोग बनाते थे। सो इनका जो माइक्रोस्कोप था, इन्होंने क्या करा, जब बारिश हो रही थी और उस बारिश का पानी जैसे ही क्या हुआ, धरती पर आके गिरा, इन्होंने उठाया। ठीक है, इन्होंने उठाया और उसके अंदर माइक्रोस्कोप देखा, तो इन्हें बैक्टीरिया वगैरह देखने मिल गए थे। और कौन से ईयर में देखा था इन्होंने भाई, 1683 में देखा था। ओके, फिर आपको यहाँ तक इसको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद क्या बता रहा है, ओके, इसके बाद बता रहा है रॉबर्ट ब्राउन लेट, ओके, लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी, पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, कब और कौन सी ईयर में करी, 1665। और वहीं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पूछा जाएगा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, किसको डिस्कवर करा था, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। यहाँ आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, सो सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, तो देखो सेल थ्योरी आपकी कौन से ईयर में दी गई थी, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मेरे। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जा रहा है सेल थ्योरी कौन से ईयर में दी गई थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1839। ठीक है, तो आप बताओगे सेल थ्योरी कब दी गई थी, 1839 में दी गई थी। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई मॉडर्न सेल थ्योरी कब दी गई थी, ठीक है, कौन सी सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, तब आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1855। 1855। ठीक है, तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी के लिए होगा। अब ये दो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता के चल रहा हूँ, क्योंकि जनरली यहाँ पर एग्जामिनेशन में गलतियां होती हैं, तो ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी। ओके, सो इसकी सेल थ्योरी की अगर हम कहानी समझेंगे, ठीक है, तो मैं आपको पहले एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, ताकि इतनी सारी थ्योरी से आप बच जाओ और आपको चीज इजिली समझ में आ जाए। सो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, ठीक है, तो सेल थ्योरी आपका जो थी, देखो दो साइंटिस्ट का यहाँ पे रोल है। ठीक है, साइंटिस्ट कह दो या फिर आप कह सकते हो बायोलॉजिस्ट कह दो। ठीक है, सो वे दो कौन 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 लोग हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक है आपके बोटनिस्ट और एक है आपके जूलॉजिस्ट। कौन है भाई, एक है आपके बोटनिस्ट और एक है आपके जूलॉजिस्ट। सो ये जो बोटनिस्ट थे, इनका क्या नाम था, इनका नाम था आपका शेल्डेन। क्या नाम था इनका, शेल्डेन। और जो आपके ये जूलॉजिस्ट थे, इनका क्या नाम था, इनका नाम था स्वान। क्या नाम था भाई, इनका नाम था स्वान। तो जो शेल्डन थे, इन्होंने 1838 में ऑब्जर्वेशन की, क्या करी भाई, ऑब्जर्वेशन करी काफी सारे प्लांट्स पर। किस पर ऑब्जर्वेशन करी इन्होंने, काफी सारे प्लांट्स पर। और जो स्वान थे आपके, इन्होंने किस चीज पर ऑब्जर्वेशन करी थी और कौन सी ईयर में करी थी, 1839 में। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी थी किस पर, एनिमल्स पर। ठीक है, एनिमल सेल पर, और साथ साथ इन्होंने बाद में प्लांट सेल में भी थोड़ी बहुत चीजों के बारे में बताया था। ओके, सो देखो इन्होंने, अगर बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम इनकी बात करते हैं, पहले शेल्डेन की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या करे, काफी सारे प्लांट्स को क्या करा, ऑब्जर्व करा, और इन्होंने बताया दैट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच आर फॉर्म टिश्यू। ठीक है, मतलब ओवरऑल इन्होंने क्या बताया था, कि जो भी आपके प्लांट्स हैं वे किससे बने हैं, वे आपके किससे बने हैं, वे बने हैं आपके डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेल। ठीक है, किससे बने हैं भाई, डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से क्या बने हैं आपके, आपके बने हैं प्लांट। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ प्लांट बने हैं या फिर प्लांट टिश्यूज बने, कैसे भी कह दीजिएगा। और वहीं जो आपके
जूलॉजिस्ट जिसका नाम क्या था, स्वान, इन्होंने काफी सारे एनिमल सेल्स की को अंडर ऑब्जर्वेशन लिया, और इन्होंने भी क्या बताया, डेट एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। किसके बने हैं भाई एनिमल्स? एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? सेम बात कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो आपके बोटनिस्ट थे उनका नाम था शेरलिन, उन्होंने काफी सारे प्लांट को अंडर ऑब्जर्वेशन लिया और बताया डेट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। वहीं जूलॉजिस्ट जो थे उनका नाम क्या था? स्वान था। इन्होंने क्या करा, एनिमल्स को, एनिमल सेल को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन लिया और उन्होंने बताया डेट एनिमल सेल्स आर मेड, डेट आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। इसके अलावा अब जहां से क्वेश्चन फंसते हैं, जहां पर आपको कंफ्यूजन होती है, आपको और क्या क्या ध्यान रखना है, तो इसमें आप ध्यान रखोगे स्वान ने क्या बताया था। इसके अलावा स्वान ने बताया था यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बताया था भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको यहाँ पर इन्होंने कंसेप्ट बनाया बताया था। तो इन्होंने बताया था कि भाई जो भी सेल है, क्या बताया था, कि जो भी सेल है आप क्या देखोगे कि उसके बाहर आपको एक थिन आउटर लेयर देखने मिलेगी, ठीक है। हर सेल के बाहर आपको क्या देखने के लिए मिल रही है? थिन आउटर लेयर। सेल को आप बाहर आपके देख रहे हैं, एक आउटर लेयर देख रहे हैं पतली सी, ठीक है। सो थिन आउटर लेयर आप देख रहे हैं एक सेल के बाहर, जिसको क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बताया था किसने? स्वान ने। इसके अलावा इन्होंने क्या करा था, इसके अलावा इन्होंने क्या बताया था कि भाई जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, क्या बताया था, जो भी आपके प्लांट सेल हैं, तो इन्होंने बताया था जो भी आपके प्लांट सेल हैं उनमें एक यूनिक कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? यूनिक कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो यूनिक कैरेक्टर क्या होगा? वो यूनिक कैरेक्टर हो जाएगा आपका सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन करेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा आपसे कि यूनिक कैरेक्टर, ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर है, ये बात किसने बताई? तो आपका आंसर रहेगा स्वान। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, क्या कह रहा है अगर एग्जामिनर? सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा भाई? रॉबर्ट हुक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपको फंसाने के लिए, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसा खेलता है आपके साथ। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक हाइपोथेसिस भी ध्यान रखनी पड़ेगी। किसकी? स्वान हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, ठीक है। स्वान हाइपोथेसिस में आप ध्यान रखोगे द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बात मैं लिख देता हूँ, बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट composed of composed of cell and cell product। सो ये सब आपको पढ़ना है सेल थ्योरी में। तो चलो मैं एक बार आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी यहाँ पर क्या क्या कह रही है इसके बारे में। तो मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर है आपका, ओके देखिए सेल थ्योरी के बारे में। सो सेल थ्योरी आपसे यहाँ पर कह रही है कि डेट इन 1838, ओके, मैथिस सेल्डिन, a German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form tissue of a plant। तो ओवरऑल इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या करा था, आपका प्लांट्स को ऑब्जर्वेशन में लिया था और बताया था डेट जो भी प्लांट्स आपके किसके बने हैं? सेल के बने हैं, सेल के प्रोडक्ट के बने हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर बता रखा है किसके बारे में? स्वान के बारे में। तो स्वान के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वान थे वे कौन थे। पूरा नाम क्या था इनका? थियोडोर श्वान। इन्होंने 1839 में क्या करा था? अंडर ऑब्जर्वेशन लिया था, और ये कौन थे? जूलॉजिस्ट थे आपके। और इन्होंने काफी सारे एनिमल्स को अंडर ऑब्जर्वेशन लिया, और क्या वो देखा था इन्होंने? इन्होंने देखा था कि ये जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, इसमें आप ये एनिमल्स आपके किससे बने हैं? सेल से बने हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। तो चलिए मैं आपके लिए पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एक बार सारी लाइंस क्या करता हूँ, रीड कर देता हूँ। That studies different type of a animal cell and reported that cell had a thin outer layer, ठीक है। और क्या चीज बताई थी कि भाई जब काफी सारे सेल्स को पढ़ा और इन्होंने बताया कि भाई आपको जो है सेल्स के बाहर क्या देखने मिल रही है? एक थिन आउटर लेयर देखने के लिए मिलती है, और इस थिन आउटर लेयर को आप लोग क्या कहते हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप क्या कह दोगे? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दोगे या फिर आप कह दोगे सेल मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट सेल, ठीक है, ऑन प्लांट सेल या फिर प्लांट टिश्यू, ठीक है। इन्होंने देखी, ये तो आपका एनिमल सेल पे तो स्टडी करा करा,
और इन्होंने थोड़ी बहुत स्टडी आपकी प्लांट सेल पे भी करी थी, और इन्होंने बताया था दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर। बस इतनी लाइन आप ध्यान रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, डिस्कवरी नहीं करी थी, केवल कहा था कि भाई जो आपका यहाँ पर प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है ऑफ द प्लांट सेल। ओके, इसके अलावा इन्होंने क्या की थी, हाइपोथेसिस दी थी जो मैंने आपको बताया था। और इनकी हाइपोथेसिस क्या थी, इनकी हाइपोथेसिस थी दैट एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। तो ये इनकी क्या थी, हाइपोथेसिस थी। और ये हाइपोथेसिस आपकी ऑलरेडी एग्जामिनेशन में भी पूछी जा चुकी है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे, ओके, शेल्डिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। ठीक है, किस किस, देखो, शेल्डिन और स्वान ने एक साथ क्या की थी, सेल थ्योरी दी थी। और ये लेकिन ये जो इनकी सेल थ्योरी थी ये क्या हो गई थी, ये फेल हो गई थी। क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। और कौन से ईयर में दी थी इन दोनों ने एक साथ, 1839 में दी थी। लेकिन ये इनकी जो सेल थ्योरी थी ये फेल हो गई थी। अब फेल क्यों हुई थी, क्योंकि ये सेल थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि भाई नया सेल कैसा आ रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट क्या कह रही है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कह रही है दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन ओके टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, की नया सेल आपका कैसे फॉर्म हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए इसके बाद आपके कौन से साइंटिस्ट आए, फिर इसके बाद आए आपके रोडोल्फ वर्च्यो। ठीक है, और कौन सी ईयर में, 1855 में। आप ध्यान रखेंगे रोडोल्फ वर्च्यो ने 1855 में क्या दी थी, तो इन्होंने दी थी यहाँ पर मॉडर्न सेल थ्योरी। कौन सी सेल थ्योरी दी थी, वही मॉडर्न सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। और ये जो सेल थ्योरी थी इसमें बताया गया था कि जो आपका पुराना सेल है उससे यहाँ पर क्या होगा, नया सेल आएगा। सो एक स्टेटमेंट दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछी गई है। ओके, तो मॉडर्न सेल थ्योरी आपकी कब आई, 1855 में आई। और ये मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, तो रोडोल्फ वर्चो ने ये आपकी सेल आपकी क्या की थी, मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। और इन्होंने बताया था कि जो भाई आपके नए सेल्स हैं वो पुराने ही सेल से आ रहे हैं। और वो कैसे आ रहे हैं आपके, तो जो आपका ओल्ड सेल होता है वो क्या होता है, आपका डिवाइड होता है। क्या होता है, ओल्ड सेल आपका डिवाइड होता है, और फिर क्या होता है, इससे एक न्यू सेल आ जाता है। सो इसलिए स्टेटमेंट दी गई थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि जो आपका सेल है सेल डिवाइड करेगा, और उस डिवाइड से क्या, और उस डिवीजन से क्या होगा, आपका नया सेल फॉर्म हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ डेट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से ही एग्जिस्ट करते थे उनसे ही आपके नए सेल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइड एंड अ न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो देखिए वही सारी बातें हो गई यहाँ पर। ओके, और फिर आप क्या देखेंगे, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ओके ऑफ शेल्डन एंड स्वान एंड गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप। ओके, सो देखिए फिर फाइनली क्या हुआ, जब इन्होंने इस बात को बता दिया, ठीक है, 1855 में इन्होंने क्या करा था, बता दिया था कि जो आपका जो है वही जो सेल है आपका वो पुराने ही सेल से आया। और इन्होंने क्या करा, फाइनली एक जो आप कह सकते हैं कि सेल थ्योरी को एक नई शेप दे दी। और अब जो नई सेल थ्योरी आ चुकी थी उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, उसमें पहला पॉइंट था दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और दूसरा पॉइंट क्या था, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल, की जितने भी आपके सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्ट सेल से ही क्या हो रहे हैं, आपके अराइज हो रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, देखिए अगर आपसे पूछ लेते हैं कि भाई ये आपका जो है मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये दी थी रोडोल्फ बर्चो ने। ठीक है, 1855 में। लेकिन अगर आपसे पूछ लेते हैं कि भाई इस मॉडर्न सेल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, तो ये दिया था आपका, किसने, आप ध्यान रखेंगे काफी फेमस नाम है इनका और आपने कई बार सुना भी है। तो इनका नाम क्या है, स्वान। क्या नाम है, स्वान। नहीं, स्वान नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। सो जो ये दिया था पास्चर ने। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, पास्चर ने दिया था। और पास्चर ने कौन सी ईयर में दिया था, 1862 में पास्चर ने क्या दी थी, इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दी थी। देखिए 1855 में कह तो दिया था इन्होंने कि भाई जो भी सेल है आपका किससे आ रहा है, प्री एग्जिस्ट सेल से आ रहा है। लेकिन ऐसा कहने से थोड़ा ही ना होता, प्रूफ करना पड़ता है ना। जैसे आप लोग अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अभी कहते हो ना कि भाई हम डॉक्टर बनेंगे, हम उस वाले मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, हम एम्स में जाएंगे, हम केजीएमसी में जाएंगे। तो भाई अभी आप कह रहे हो, ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और आप प्रूव कैसे करोगे, तैयारी करके एग्जामिनेशन देके आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे। ठीक है, सो इन्होंने इस तरीके से कह तो दिया था, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने करा था, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करा था आपका लुईस पास्चर ने। किसने करा था, पास्चर ने करा था। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था
जिससे ये प्रूव करा था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आप चीजों को ध्यान रखोगे। और जब इन्होंने पास्चर ने प्रूव करा कि हाँ भाई, जो आपका सेल है वो प्री सेल से आ रहा है एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में, जब ये प्रूव करा तब जाके कहीं बात पे इनकी भरोसा करा गया था। ओके। और इसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रखोगे कि इनकी पास्चर की स्टेटमेंट है डेट, और वैसे मैं आपको पहले उससे सिंपल इंग्लिश में बताया था, उसके बाद मैं आपको उनकी ही लैंग्वेज में बता दूंगा। ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा था, पास्चर ने कहा था लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, मतलब जो आपकी लाइफ है वो प्री एग्जिस्ट लाइफ से आ रही है। तो आप ऐसा समझेंगे जो सेल है आपका वो प्री एग्जिस्ट सेल से ही आ रहा है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से बना होता है। और जो प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई थी वो किस तरीके से थी? वो कुछ इस तरीके से थी, ओमनी बाइबम एक्स विवो, ओमनी बाइबम एक्स विवो। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखोगे। ठीक है। अगर बाई चांस आपको दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए ओमनी बाइबम एक्स विवो, ठीक है, ओमनी बाइबम एक्स विवो किस, ये स्टेटमेंट किसकी है? तो आप ध्यान रखोगे ये स्टेटमेंट है आपकी पास्चर की। और ये क्या बता रही है कि जो भी आपकी लाइफ है वो किससे आ रही है? लाइफ से ही आ रही है। तो ये सारी चीजों को आप क्या करोगे? बता दोगे। फिर इसके बाद देखिए आपको अब क्या करना है। अब हम देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। तो ओवरव्यू में आपको क्या करना है? खाली आपको थोड़ा सा डाटा को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो देखो ओवरव्यू में क्या कह रहा है। तो मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ताकि आपका टाइम बेकार ना हो। सो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इनसाइड इट, ओके, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस कह रहे हैं। ओके, दीज न्यूक्लियस कंटेन, अब देखो न्यूक्लियस क्या क्या कंटेन करता है। न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा, विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ओके, और ये जो आपका क्रोमोसोम है इसमें आप क्या देखोगे? इसमें क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे आपका डीएनए। फिर इसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है? ओके, सेल डेट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट। ओके, वेयर सेल डेट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। तो देखो मैं इस चीज को यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। सो पहली टर्म आपको यहाँ पे क्या सीखनी है? प्रोकैरियोट। क्या सीख रहे हो भाई? आप सीख रहे हो प्रोकैरियोट। ठीक है। तो प्रो का मतलब क्या है? इसमें प्रो का मतलब है आपका प्रिमिटिव। क्या मतलब है भाई यहाँ पर? प्रो का मतलब है यहाँ पर प्रिमिटिव, और कैरियो शब्द का मतलब हमेशा आप ध्यान रखेंगे, कैरियो वर्ड का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? कैरियो वर्ड का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट का मतलब क्या होगा? मैं कह सकता हूँ प्रोकैरियोट का मतलब क्या है कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आपका क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मेरा मतलब क्या है? कि जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। क्या नहीं होगी भाई? जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलती, तो इन्हें हम लोग क्या कह देंगे? प्रोकैरियोट। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलेगी उसको कहेंगे यूकैरियोट। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो का मतलब होता है यहाँ पर न्यूक्लियस। क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है यहाँ पर न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होगा? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास, जिनके सेल में क्या होगी? जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलेगी। ठीक है, जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूकैरियोट। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए। ओके, फिर इसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है? ओके, इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ अ सेल। अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बताया जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, क्या क्या होता है? देखिए एक सेल में, अगर मैं यहाँ पे एनिमल सेल को लेता हूँ, तो एनिमल सेल में क्या हो जाएगा? सबसे बाहर आपको देखने के लिए मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो बाकी स्पेस है, ठीक है, जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पूरे में हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर आप क्या देखोगे? काफी सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। और आपकी जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है बेसब का होंगी आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी। ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में कह रहा है मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है? मेन एरिया है आपका सेलुलर एक्टिविटी के लिए इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
इसके अलावा आपकी ज्यादातर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो भी हो रही है वे सब कहाँ हो रही है, वे हो रही है आपकी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म में ही क्या हो रहा है, आपकी काफी सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और ये केमिकल रिएक्शन ही क्या करवाती हैं, आपके सेल को आपको लिविंग स्टेट में रखती हैं। ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन्हीं की वजह से आप क्या हो रहा है, जो भी आपका सेल है वह क्या है, आपका लिविंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे रिगार्डिंग टू साइटोप्लाज्म। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या बता रही है एनसीईआरटी, आपसे एनसीईआरटी कह रही है द यूकैरियोट सेल हैव अदर मेम्ब्रेन, ओके, अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली। ठीक है, जैसे आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट सेल में आप ध्यान रखेंगे दैट प्रोकैरियोट सेल लैक सच एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, सो क्या ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है साहब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको देखने के लिए मिलती है यूकैरियोट में। किसमें देखने मिल रही है भाई, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको देखने के लिए मिल रही है यूकैरियोट में। किसमें देखने मिल रही है, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको देखने के लिए नहीं मिलती, तो आप ये चीज को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको कहाँ देखने मिल रही है, यूकैरियोट में। लेकिन ध्यान रखेंगे कि एक ऑर्गेनेली आपकी ऐसी है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, वो क्या है, आपकी राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद यहाँ पर रखने पड़ेंगे। जैसे राइबोसोम के बारे में आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई राइबोसोम जो है ये क्या है, आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, बाउंड ऑर्गेनेली। पहला पॉइंट तो आप ध्यान रखोगे इसके बारे में ये। और दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे कि ये जो राइबोसोम है ये आपको दोनों में देखने के लिए मिलता है। दोनों से मेरा मतलब है ये आपको प्रोकैरियोट सेल में भी देखने मिलता है, और साथ साथ आपको यूकैरियोट सेल में भी देखने के लिए मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ फाउंड इन बोथ, आपका प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। इसके अलावा आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि राइबोसोम के बारे में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और दोनों में देखने मिल रहा है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अगेन प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है। हो सकता है आपको इसके दर्शन नीट 2023 में भी हो जाए, तो इसलिए इस चीज के लिए आप तैयार रहोगे। तो अब देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, ट्राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल सेल both eukaryote as well as prokaryote. Within a cell, ribosome are not found only in cytoplasm but also in two organelles. ओके, क्लोरोप्लास्ट जो कि आपको प्लांट सेल में देखने मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन, ओके, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में अभी हम समझेंगे। देखो राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं ना, तो क्या बतानी चाहती है आपका एनसीईआरटी, तो राइबोसोम के बारे में बता रही है कि भाई राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट में भी मिलता है, आपको यूकैरियोट में भी देखने के लिए मिलता है। प्रोकैरियोट में अगर हम बात करेंगे कहाँ देखने मिलेगा, साइटोप्लाज्म में देखने मिलेगा। यूकैरियोट में आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये आपको साइटोप्लाज्म में देखने मिल सकता है। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो कि ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने के लिए मिल सकता है। किसमें देखने मिल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वो रफ क्यों बना है, क्योंकि वहां पर क्या है, आपका राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, वहां देखने के लिए मिल सकता है। आपको क्लोरोप्लास्ट में भी देखने के लिए मिल सकता है। अब क्लोरोप्लास्ट किसमें में, और क्लोरोप्लास्ट भी आपको किसमें मिलेगा, आपको प्लांट सेल में मिलेगा। ठीक है, प्लांट सेल में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको एनसीईआरटी बताना चाह रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में आपको एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और देखने के लिए मिलती है। ठीक है, राइबोसोम तो मिल रहे हैं, राइबोसोम के अलावा एक और आपको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने के लिए मिल रही है, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सेंट्रोसोम इज दी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और ये किस चीज में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है आपका सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प कर रही है भाई, ये आपकी हेल्प कर रही है सेल डिवीजन में। इसका जो पीडीएफ है एनसीईआरटी के हाइलाइट्स का, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लेकिन ये जो भी मेरे हैं, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं मिल पाएगी उस पीडीएफ में। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो है आपका जो भी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ मैं ऐसे ही आप लोग लिखते हुए चल रहे हैं। अब देखो इसके बाद और क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ओके, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर आपको ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आप एक
तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, और ये कि आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे जो साइड में स्पेस होता है ना एनसीईआरटी के, वहां पे ये आप इन चीजों को नोट करते चलोगे। जैसे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा क्या है, आपका स्मॉलेस्ट सेल है, और इसकी अगर हम बात करते हैं साइज की या फिर इसकी, तो आप ध्यान रखोगे ये 0.3 माइक्रोमीटर है, किसमें, लेंथ में। ठीक है, लेंथ में कितना है ये आपका, ये है आपका 0.3 माइक्रोमीटर। चलिए, फिर ओके, तो मैं इस चीज को ऐसा करता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, माइको प्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, क्या है भाई इसकी, ये है आपकी लेंथ, क्या है भाई इसकी लेंथ है, और ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट सेल है, क्या है भाई आपका स्मॉलेस्ट सेल है। और ये क्या है आपका, किसमें आता है, किसमें आएगा, ये आएगा आपका प्रोकैरियोट में, किसमें जाएगा भाई, प्रोकैरियोट में आता है। ओके, फिर इसके बाद क्या है, आपको बता रखा है बैक्टीरिया के बारे में, कि अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के साइज की, तो ये कितना हो जाएगा, 3 to 5 माइक्रोमीटर। और अब देखिए, अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, एग ऑफ एन ओस्ट्रिच के एग को कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ह्यूमन आरबीसी की, मतलब ह्यूमन रेड ब्लड सेल की, तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 7 माइक्रोमीटर का। लेकिन आप ध्यान रखोगे 7 माइक्रोमीटर क्या कह रखा है यहाँ पर आपसे, डायमीटर क्या रखा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई रेडियस ऑफ आरबीसी कितनी हो जाएगी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा 7 ÷ 2 = 3.5 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना, वहां पे आपसे रेडियस पूछी जा रही है, या फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, या फिर आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी छोटा करता हूँ पेज को। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे बता रखा है आरबीसी जो है वो कैसे हैं, बे राउंड है, बाइकॉनकेव है। ठीक है, शेप बताई जा रही है। डब्ल्यूबीसी की शेप है अमीबोइड शेप। और ओके, कोलुमनर एपिथेलियम सेल की जो शेप है लॉन्ग है, नैरो है। नर्व सेल जो है ये कैसा है आपका, ब्रांच है, लॉन्ग है। ट्रैकिड कैसा है, एलोंगेटेड है। मीजोफिल सेल जो है वो कैसे हैं, राउंड है और ओवल है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप एक बार पढ़ लेना, और मुझे जहां तक लगता है आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। ओके, अब हम इसके बाद आते हैं प्रॉपरली प्रोकैरियोट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रोकैरियोट में आपको सबसे पहले एक डायग्राम बना दूंगा। उस डायग्राम में आपकी काफी सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। काफी सारी से मेरा मतलब है मैक्सिमम एनसीईआरटी हम लोग डायग्राम पे ही कवर कर लेंगे, जो कि आपके प्रोकैरियोट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो चलिए, अब हम बनाएंगे यहाँ पर डायग्राम और समझेंगे किसके बारे में, प्रोकैरियोट के बारे में। तो हाँ, तो ऐसा करते हैं, प्रोकैरियोट सेल से पहले कुछ मुझे थोड़ी सी आपको कुछ नोट पॉइंट्स देने हैं, तो आप इन नोट्स पॉइंट को क्या करोगे, मेरे साथ नोट करोगे। सो देखो क्या क्या नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्या टर्म पढ़ रहे हो, अगर आप टर्म पढ़ रहे हो प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है। सो प्रोटोप्लाज्म में आपकी दो चीजें आ जाएंगी। सो प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से क्या है, मिलकर बना है। ठीक है, क्या न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है अगर आपका, तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है, प्रोटोप्लाज्म बना है। अब देखिए, इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो आप बता देंगे कि सर जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, जो अभी आप हमने आपने हमको अभी ऊपर बताया है, ठीक है, उसी में से अगर हम लोग क्या करें, न्यूक्लियस को हटा दें, तो क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा साइटोप्लाज्म। और अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो प्रोटोप्लास्ट कुछ नहीं है। देखिए, जो आपका प्रोटोप्लाज्म था, क्या था भाई, जो आपका प्रोटोप्लाज्म था, उसमें अगर आप क्या कर दो, उसके साथ अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दो, तब आपका क्या कहलाता है, तब आपका कहलाता है प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तब कहलाता है आपका प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। चलिए, इतनी सी बात थी जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था, और ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बता दिए क्योंकि ये इन 3 पॉइंट्स में क्या होता है, जनरली कंफ्यूजन देखा गया है कई बार। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं किसमें, प्रोटोप्लास्ट में और प्रोटोप्लाज्म में। लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा। देखिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके क्या, न्यूक्लियस अगर एक साथ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अगर एक साथ है, तो उसके लिए मैं एक टर्म यूज कर सकता हूँ प्रोटोप्लास्ट। और साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है उसमें से न्यूक्लियस को हटा दो, आइए आपका, और प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म में अगर मैं क्या लगा रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन आ गई है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट कह रहे हैं।
ये तो देखो मैंने आपके लिए क्या कर रखा है यहाँ पर, मैंने आपके लिए प्रोकैरियोट सेल का ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ज्यादा सुंदर नहीं है, मेरे को ही पता है भाई, ठीक है। सुनो, अब देखो आपको क्या समझना है, आपको इसी डायग्राम को समझते हुए चलना है और इससे ही आप पूरा का पूरा प्रोकैरियोट क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट सेल की, तो प्रोकैरियोट सेल में आपके क्या क्या आ जाते हैं भाई। तो प्रोकैरियोट सेल में आपके कौन कौन आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ दैट प्रोकैरियोट सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, कौन कौन आ गए, बैक्टीरिया आ गए आपके, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए आपके, माइकोप्लाज्मा आपका क्या है, प्रोकैरियोट है। इसके अलावा आपका माइकोप्लाज्मा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है पीपीएलओ, मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। लेकिन अभी आपको डायग्राम के बेस पे सारी बातें करनी है, तो इधर को सुनो। ओके, सबसे बाहर देखो आपको क्या देखने मिलती है, सबसे बाहर आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर एक लेयर, जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, जिसको आप लोग कह रहे हो ग्लाइकोकैलिक्स, क्या कह रहे हो भाई, इसको ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हो। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगी, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगी सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे आपको क्या देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों, ठीक है, और यह तीनों एक साथ आप मैं कह सकता हूँ एक यूनिट बना रही है एज अ प्रोटेक्शन यूनिट, क्या बना रही है, एक प्रोटेक्टिव यूनिट बना रही है, प्रोटेक्टिव यूनिट बना रही है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि भाई ये तीनों ही, सबसे बाहर कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे क्या आ गई, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर क्या आ गई है आपकी, सेल मेम्ब्रेन आ गई है। तो इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। और ये तीनों मिलकर एक एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट बना रही है। अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स की अगर मैं बात कर सकता हूँ, तो ग्लाइकोकैलिक्स आपको दो फॉर्म में मिल सकती हैं। ये आपको कैप्सूल की फॉर्म में मिल सकती है, अगर देखिए ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है, रफ और टफ है, तो हम टर्म यूज करेंगे कैप्सूल। अगर ये आपकी कैसी है, जेली लाइक है, तब मैं एक टर्म यूज करूंगा जो कि है आपका स्लाइम लेयर। कौन सी है भाई, स्लाइम लेयर है, ठीक है। कब, जब ये आपका एक जेली लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद है आपका सेल वॉल। सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल क्या है आपकी, इसको शेप प्रोवाइड कर रही है, साथ साथ इसे प्रिवेंट कर रही है कि ये बस्ट ना हो, कोलैप्स ना हो, ठीक है, क्या ना हो, बस्ट ना हो, कोलैप्स ना हो। और इसका मैं एक काम करूंगा, जो ये मेरा जो ये आपके सामने डायग्राम है ना, ठीक है, ये मैं आपको एक पेपर पे बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। फिर इसके बाद है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये आपका कैसे, ये आपका जो है इसको बैक्टीरियल सेल को, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रोकैरियोट सेल को क्या बना रही है, सेलेक्टिवली परमिएबल बना रही है, मतलब हर एक चीज इसके अंदर नहीं जा सकती, केवल लिमिटेड चीजें जो कि सेल से क्या हो सकती हैं, आर पार हो सकती हैं। इसके अलावा आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है न्यूक्लियोइड, क्या देखने मिल रहा है, न्यूक्लियोइड आपको देखने के लिए मिल रहा है। न्यूक्लियोइड आप ऐसे समझिएगा, जो कि हम लोग कह रहे थे ना प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो उसको हम यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाहर क्या नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म में इस तरीके से फैला पड़ा है, ठीक है। सो न्यूक्लियोइड की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा है आपका, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछ लेता है ये न्यूक्लियोइड में कौन सा डीएनए, तो आप ध्यान रखेंगे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आपको देखने के लिए मिल रहा है। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हो राइबोसोम, क्या देखने मिल रहे हैं, राइबोसोम देखने के लिए मिल रहे हैं। और कैसे राइबोसोम मिलेंगे आपको, यहाँ पर 70s राइबोसोम देखने के लिए मिलेंगे। और राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, प्रोटीन सिंथेसाइज इनका फंक्शन होता है, क्या होता है भाई, प्रोटीन सिंथेसाइज इनका फंक्शन होता है। इसके अलावा आप क्या देख रहे हो भाई, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या हो गया यहाँ पर, साइटोप्लाज्म हो गया, क्या हो गया भाई, साइटोप्लाज्म हो गया। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, नीचे की तरफ आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, फ्लैजिला देखने के लिए मिल रहा है। सो अब आप एक चीज नोटिस करना, डायग्राम में मैंने सेल वॉल कौन से कलर से बनाई, ग्रीन कलर से बनाई, फ्लैजिला कौन से कलर से बनाई, ग्रीन कलर से बनाया। तो मैं आपसे यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला आप कह सकते हो ये क्या है, एक तरह की एक्सटेंशन है, ठीक है। कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है ये आपका एक्सटेंड हो रहा है सेल वॉल से। तो मैं लिख देता हूँ फ्लैजिला के बारे में, डेट थिन फिलामेंट क्या है, ये आपका थिन फिलामेंट extend from thin filament extension from cell wall। तो इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ आपको एनसीईआरटी में अभी दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की कुछ इनर फोल्डिंग्स हो रही हैं इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे म्यूजोसोम। क्या कह दोगे भाई, इसको आप कह दोगे म्यूजोम। म्यूजोम के काफी सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। और म्यूजोम में आप ध्यान रखेंगे ये क्या है आपकी, ये आपकी इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। इसके अलावा इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, कुछ एंजाइम देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम आपके क्या होंगे म्यूजोम में प्रेजेंट होंगे।
और इन्हीं रेस्पिरेटरी एंजाइम में क्या होगा, आपका फर्दर प्रोसेस होगा और यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि आपका जो प्रोकैरियोट है, ठीक है, प्रोकैरियोट में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है, ठीक है, मैंने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, मीजोसोम। ठीक है, किसकी तरह एक्ट करेगा, यह है आपका एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया, एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है, किसमें, आपका प्रोकैरियोट सेल में। फिर इसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है प्लाज्मिड। क्या देखने मिलता है भाई, प्लाज्मिड आपको देखने के लिए मिलता है। अब प्लाज्मिड क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे, प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट कंटेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्लाज्मिड आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और देखने के लिए मिलती हैं, आपको कुछ यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं, इनका नाम है पिली। ठीक है, क्या नाम है इनका, पिली नाम है। और ये जो पिली है कौन से प्रोटीन से बने हैं, ये बने आपके पिलीन प्रोटीन से बने हुए हैं। और इनका जो रोल होता है, ठीक है, पिली का जो रोल होता है वो किस चीज में होता है, ये आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। क्या बना रहे हैं भाई, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहे हैं। और इसके अलावा आपको कुछ और स्ट्रक्चर और देखने के लिए मिलते हैं, जिनको आपको क्या कहते हैं, बाहर की तरफ, जिनको आपको, जिन्हें आप कहते हैं फिमराई। क्या कहते हैं आप भाई, फिमराई। ठीक है, क्या कहते हो भाई, फिमराई। और फिमराई के बारे में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है कि फिमराई क्या कराते हैं, ये बैक्टीरिया को अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई ये क्या करवा रहे हैं, ये है आपका सरफेस अटैचमेंट करवा रहे हैं। क्या, कौन सा अटैचमेंट करा रहे हैं, सरफेस अटैचमेंट कराते हैं, किसे, प्रोकैरियोट सेल को। चलिए, तो ये आपको डायग्राम में इतनी सी बातें हैं जो कि आप इसे प्रॉपरली बनाओगे। और एक प्रॉपर डायग्राम जो कि मैं आपके साथ टेलीग्राम पर आज की आज ही शेयर कर दूंगा। और अब फटाफट हम एनसीईआरटी को देखते हैं और प्रोकैरियोट्स को खत्म करते हैं। ओके, तो अब आप आ चुके हैं एनसीईआरटी पर। अब देखो, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, पेज को बड़ा कर लेते हैं, ताकि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी सही से देख पाओ। ओके, प्रोकैरियोट सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। देखो यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, और होगा। ठीक है, एंड को कट करके और कर लेना। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की, तो आप जानते हैं कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं और बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप किसको कंपेयर में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे काफी सारी शेप और साइज भी देखने के लिए मिलती है। सो यहाँ पे लिख रखा है दे में वेरी, ओके, ग्रेटली शेप एंड साइज। और यहाँ पे जो 4 शेप्स है, ठीक है, आपको 4 बेसिक शेप बता रखी है। तो ये 4 बेसिक शेप आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है बैक्टीरिया की। जैसे आपका बेसिलस हो गया आपका, अगर रोड लाइक है तो बेसिलस, और स्पेरिकल है तो फिर आप क्या कहोगे, कोकस, और कोमा शेप है तो आप कहोगे विब्रियो, और आपका स्पाइरल शेप है तो स्पाइरलम। ठीक है, तो ये 4 आपकी बेसिक शेप होती हैं बैक्टीरिया में। तो आपको इतनी बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ से आपका सीधा सीधा एमसीक्यू भी पूछा जाता है। ठीक है, और मैच द फॉलोइंग भी बना दिया जा सकता है यहाँ से। तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ये सारे पॉइंट्स। फिर इसके बाद देखो आप, फिर इसके बाद आपको, ओके, फिर आपको यहाँ पर आ जाना है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ पहले। चलिए, अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है दैट प्रोकैरियोट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ओके, तो देखो माइकोप्लाज्मा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि माइकोप्लाज्मा में आपको क्या नहीं देखने के लिए मिलती, सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती। तो मैं लिख देता हूँ कि जो भाई आपकी माइकोप्लाज्मा है, इसमें क्या है, आपकी सेल वॉल नहीं होती। तो यहाँ पर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। तो मैं लिख सकता हूँ सेल वॉल एब्सेंट। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में भी आप डायग्राम में देख के आए हो, ग्लाइकोकैलिक्स मिल रही थी, सेल वॉल मिल रही थी और सेल मेम्ब्रेन मिल रही थी। ठीक है, मतलब आपको ज्यादातर जो आपके बैक्टीरियाज हैं, या फिर मैं ठीक है, जो आपके बैक्टीरियाज हैं उनमें क्या होगा, सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती। आपको यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। ओके, इसके बाद आपसे कह रहे हैं देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना, प्रोकैरियोट्स में भाई, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहाँ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, ओके, नोट, ओके, नोट एनवलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, ये चीज तो हम आपको पहले से ही बता रहे हैं। चलिए,
फिर इसके बाद क्या कह रहा है भाई, ओके, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, ठीक है, इन एडिशन, आपने वहां पे भी देखा था जीनोमिक डीएनए के बारे में, कि कि ये जो जीनोमिक डीएनए था ये कैसा था आपका, इसमें आप, ओके, इज द सिंगल क्रोमोसोम एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, जीनोमिक डीएनए देखा था हमने वहां पर, ओके। मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मतलब किसकी बात की जा रही है, प्लाज्मिड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रही है एनसीईआरटी, many small circular DNA outside the genomic DNA. These small DNA are called plasmid. ठीक है, इन स्मॉल डीएनए को आप लोग क्या कह रहे हैं, इनको आप कह रहे हैं प्लाज्मिड। और अगर हम बात करते हैं प्लाज्मिड की, तो आप बता सकते हैं द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, ओके, टू सच बैक्टीरिया, ये यहाँ तक आ गए हम लोग, टू सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और अगर हम देखें यहाँ पर और क्या क्या आपको यहाँ पढ़ना है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ओके, आई थिंक इतना आपको विजिबल होना चाहिए इजिली, ओके। तो अगर इतना भी विजिबल है तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पीडीएफ का जो साइज है, तो आप वो मेरे को बता दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, सो, ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ओके। नो ऑर्गेनेली लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि राइबोसोम जो है आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही देखने के लिए मिलेगा। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। अब अगर प्रोकैरियोट्स में आपको क्या देखने के लिए मिलती है, कुछ इंक्लूजन्स देखने मिलती हैं, ठीक है, जिनको आप लोग इंक्लूजन बॉडीज भी कह देते हो। स्पेशलाइज डिफरेंट, ओके, फॉर्म ऑफ अ कोल्ड म्यूजोम, फिर आपको यहाँ पे बता रखा है म्यूजोम के बारे में। सो ये ध्यान रखेंगे दैट म्यूजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट की एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, जो कि आपकी म्यूजोम। तो म्यूजोम की अगर हम बात करते हैं, तो म्यूजोम आपने पीछे देखा हुआ डायग्राम में वो कैसे फॉर्म हुई है, तो दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही आपकी क्या बनी है, म्यूजोम बनी है। और म्यूजोम में क्या होते हैं आपके, कुछ एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम मिलते हैं, और इन रेस्पिरेटरी एंजाइम में क्या होती है, फर्दर प्रोसेस होती है, और आपका क्या बन जाता है, आपकी बन जाती है एटीपी। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो आपकी म्यूजोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए, फिर इसके बाद हम आते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर ही आप क्या देखोगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर ही आप लोग देखोगे यहाँ पर सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सो अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आप देखोगे, ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली, okay, the bacterial cell have a chemical complex cell envelope. The cell envelope consist of, okay, क्या क्या कंसिस्ट करती है सेल एनवलप, अगर बात कर रहे हैं तो थ्री लेयर स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। सबसे बाहर आपको क्या देखने मिलता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अंदर आपको क्या देखने मिलती है, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या देखने मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायग्राम से रिलेट करो, ओके। ऑल थॉट ईच लेयर ऑफ एनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, ठीक है, ये तीनों जो लेयर हैं ये क्या कर रही हैं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, और ये टुगेदर एज अ एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एक साथ प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। तो चलो मैं इनकी फंक्शन को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्लाइको कैलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स की सबसे पहला पॉइंट को क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहली बात तो ये क्या है, आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, क्या है भैया आपकी, ये है आपकी आउटर मोस्ट लेयर। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखोगे, दो फॉर्म में मिल सकती हैं, अगर ये रफ फॉर्म में, अगर ये रफ है, ठीक है, तो अब हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, रफ एंड टफ है, तब हम यूज करेंगे कैप्सूल। और वहीं अगर ये आपकी जेली लाइक लेयर है, तो तब हम टर्म कौन सा यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे स्लाइम लेयर। कौन सी टर्म यूज करेंगे, स्लाइम लेयर के टर्म का यूज करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान रखोगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। और ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में आप एक चीज और ध्यान रख सकते हो, अगर ये रफ और टफ है, जिसको आप कैप्सूल कह रहे हो, तो कैप्सूल क्या करता है, तो कैप्सूल प्रोवाइड करता है आपका बायरुलेंट प्रॉपर्टी, बायरुलेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड बायरुलेंट प्रॉपर्टी। और ये बायरुलेंट प्रॉपर्टी किसे प्रोवाइड करेगा, बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं स्लाइम लेयर की फॉर्म में है या जेली लेयर की फॉर्म में है, तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब इसे सूखने से बचाता है।
किससे बचा रहा है भाई, ये सूखने से बचा रहा है इसको। फिर इसके बाद देखो, ये तो पहली लेयर होगी आउटर मोस्ट। फिर सेकंड लेयर क्या होगी, यहाँ पर सेल वॉल है। कौन सी है भाई सेकंड लेयर, सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो इसका ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बनाने में हेल्प कर रही है। इसके अलावा इसको प्रिवेंट करती है बस्ट होने से, कोलैप्स होने से, प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, बस्टिंग एंड कोलेप्सिंग से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। फिर इसके बाद है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या है भाई आपका थर्ड, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है आपकी, सेलेक्टिवली क्या होती है, परमिएबल होती है। क्या होती है भाई, ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो मैं कह सकता हूँ इंटरेक्शन करा रही है आउटसाइड वर्ल्ड से, तो आप ये ध्यान रखोगे। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये भाई आपकी स्लाइम लेयर की फॉर्म में हो सकती है, ये आपकी थिक और टफ होगी तो कैप्सूल कहेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर बता रखा है किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में बता रखा है। सेल वॉल क्या करती है, डिटरमाइन द शेप ऑफ अ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और क्या कर रही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और प्रिवेंट कर रही है बैक्टीरिया को कि वह बस्ट ना हो या फिर आपका कोलैप्स ना हो। फिर इसके बाद है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और ये बताया जा रहा है ये क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, नेचर में। और इसके साथ ही क्या करती है, ये आपका इंटरेक्ट करती है बाहरी दुनिया के साथ या फिर आउटसाइड, मैं कह सकता हूँ भाई देखो सेल के आउटसाइड से क्या होगा, इंटरेक्ट करती है। इसके बारे में ये सब बता रखा है यहाँ पर। और यहाँ पे बता रखा है दीज मेम्ब्रेन इज सिमिलर, ओके, सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द यूकैरियोट। ठीक है, आपकी जो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कहीं ना कहीं क्या है, आपकी सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर आप यूकैरियोट को भी देखते हैं तो यूकैरियोट की जैसे सेल मेम्ब्रेन है, वैसे ही क्या है आपकी प्रोकैरियोट की भी सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद आपको बताया जा रहा है म्यूजोम के बारे में कि डेट म्यूजोम ये कैसे बने हैं आपके, बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हुई या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या हुई, एक्सटेंशन हुई है। तो इन्हीं एक्सटेंशन से क्या हुआ है, आपका जो स्ट्रक्चर बना है उसको आप म्यूजोम कह रहे हो। अब ये एक्सटेंशन किस किस फॉर्म में हो सकती है, ये आपकी वेसाइकल की फॉर्म में हो सकती है, ट्यूब, ओके, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, लेमिना की फॉर्म में हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, ठीक है, किसकी बात करते हैं भाई, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो देखिए काफी सारे फंक्शंस हैं आपके किसके, काफी सारे फंक्शंस हैं आपके म्यूजोम के। तो चलिए इन सारे फंक्शंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला फंक्शन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, पहला फंक्शन हो गया कि भाई सेल वॉल फॉर्मेशन में। दूसरा फंक्शन हो गया डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन हो गया म्यूजोम का, ये होगा रेस्पिरेशन में। फोर्थ फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सीक्रेशन प्रोसेस में। और जो आपका फिफ्थ फंक्शन है, वो फिफ्थ फंक्शन क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, फिफ्थ फंक्शन है आपका इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ओके, फिर इसके बाद आपको बताया गया डेट इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के लिए मैं एक टर्म और भी यूज कर सकता हूँ जो कि है मेरी ब्लू ग्रीन एल्गी। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया द अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर। तो ध्यान रखेंगे भाई, क्रोमेटोफोर किसमें आपको क्रोमेटोफोर देखने मिलेगा, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा किसमें, साइनो बैक्टीरिया में आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्या होगा आपका, क्रोमेटोफोर्स आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्या कंटेन करते हैं, ये पिगमेंट्स को कंटेन करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। देखिए जहां मैंने रेड पेन से मार्क कर रखा है, इसका मतलब क्या है, वे पॉइंट क्या है, थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपेयर में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ओके, बैक्टीरिया, ये आपके बैक्टीरियल सेल जो हैं ये आपके मोटाइल भी हो सकते हैं, ये आपके नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर ये आपके मोटाइल हैं तो किसकी वजह से है ये भाई, ये मोटिलिटी शो करेंगे, तो किसकी वजह से करेंगे, फिलामेंट की वजह से करेंगे। और ये जो फिलामेंट है, ठीक है, ये कहाँ से एक्सटेंड होगा, फ्रॉम किससे होगा, सेल वॉल से एक्सटेंड होगा। ठीक है, फ्लैजिला जो है आपका किससे एक्सटेंड हो रहा है, सेल वॉल से एक्सटेंड हो रहा है। ये बात मैंने आपको डायग्राम में ही बताई थी। और ये जो मैं आपको अभी एक पेज देने वाला हूँ जिसमें हैंड मेड डायग्राम होगा, उसमें भी होगी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया शो अ रेंज ऑफ अ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लैजिला। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं भाई, बैक्टीरिया के फ्लैजिला में तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ओके, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, और इसमें भी फिलामेंट क्या है आपका, लॉन्गेस्ट पोर्शन है। और ये एक्सटेंड हो जाता है कहाँ से, सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ठीक है, सेल सरफेस से आपका बाहर तक क्या प्रेजेंट है, आपका फिलामेंट प्रेजेंट है। तो तीन पार्ट में सबसे आपका लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, आपका फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ओके, बिसाइड फ्लैजिला आपको और क्या स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, आपको पिली देखने के लिए मिलता है, आपको फिम्ब्राई देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ओके,
लेकिन आपका जो पिलाई और फिमरा है ये किस चीज में रोल प्ले नहीं करते, ये मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं पिली की, सो पिली जो है आपका एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, और इस स्पेशल प्रोटीन का नाम क्या होता है, पिलीन प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है, पिलीन प्रोटीन है। और जो पिली है इसके फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसका फंक्शन आप ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है, ये क्या हो, इससे क्या होगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है। और वही फिमरी की अगर हम बात करते हैं, फिमराई की, तो ये क्या है, आपका स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आपका सेल से निकले हुए होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ये आपका जो है कुछ बैक्टीरियाज में आपका हेल्प करते हैं फॉर द सरफेस अटैचमेंट। तो यहाँ पे लिखा है अटैच बैक्टीरिया टू रॉक स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ भाई, ये कहीं ना कहीं क्या करवा रहे हैं, सरफेस अटैचमेंट आपका करवा रहे हैं। फिर इसके बाद है आपका राइबोसोम। ठीक है, क्या है अभी, फिर इसके बाद है आपका राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, जो कि आपको यहाँ पर जाननी पड़ेगी। ओके, सो राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए डायग्राम में ही मैंने क्या दिखाया था, जो राइबोसोम होते हैं वे किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो आप कह सकते हैं एसोसिएटेड कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अटैच होते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अगर हम बात करते हैं इनके साइज की, तो फिर जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि ये 15 नैनोमीटर से लेके आपके 20 नैनोमीटर तक साइज में हो सकते हैं, और ये दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं। कौन कौन से सब यूनिट है भाई, 50s और 30s सब यूनिट से मिलकर क्या है बना है आपका, कौन सा, 70s। क्या बना है, 70s बना है। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में आप बिल्कुल भी नहीं देखोगे, ठीक है, कभी क्या सर 50 + 30 80 होता है, इतना भी नहीं पता आपको, तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल को जब हम करते हैं लेक्चर्स, तो उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखोगे यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, मैथ नहीं लगाना आपको। और यहाँ पर एस जो है ये एक यूनिट को इंडिकेशन करता है, इस यूनिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगा क्रैश कोर्स में ही, राइबोसोम के बारे में, ठीक है। तो 50s और 30s ये क्या होगी, सब यूनिट, और इनसे मिलकर क्या बनाया आपका, 70s यूनिट बनाया आपका राइबोसोम वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राइबोसोम के फंक्शन की, तो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन। ठीक है, मान लो भाई ये तुम्हारा एमआरएनए, यहाँ पे क्या हो गया, काफी सारे आपके क्या हुए, राइबोसोम आकर इस तरीके से अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको स्ट्रक्चर को क्या कह दोगे, इस स्ट्रक्चर को कह दोगे पॉलीराइबोसोम। पोली का मतलब मैनी, और राइबोसोम, ठीक है, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। तो पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम क्या है, जब आपके मैनी राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। ठीक है, किससे अटैच है भैया, सिंगल एमआरएनए से जब काफी सारे आपके राइबोसोम आकर अटैच हो जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। तो इसके अलावा आप बता सकते हैं, ओके, द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट। अब देखिए यहाँ पे राइबोसोम ये क्या करेंगे, तो ये ट्रांसलेट कर देंगे एमआरएनए को किसमें, इनटू प्रोटीन। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, इंक्लूजन बॉडीज की, ओके। तो इंक्लूजन बॉडीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ओके, दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि आपसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है इंक्लूजन बॉडीज कैसी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ओके, नॉन मेम्ब्रेन बायो, ओके, एंड लाइफ, और कहाँ पर है ये आपके, आपको साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिल रहे हैं। एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आप इन सारे एग्जांपल्स को याद रखेंगे। और यहाँ पर आज हमने डे 1 में क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं, किससे, हम लोग फिनिश कर चुके हैं प्रोकैरियोट सेल को। आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। कल मिलते हैं डे 2 में, और यहाँ पर हम जानेंगे यूकैरियोट के बारे में। एट लास्ट, थैंक यू।